students, as we are doing Unit 2 Current Electricity from class 12th. Today we will do Kirchhoff's second law, that is Kirchhoff's voltage law. Let us start with Kirchhoff's voltage law today. Yes, let us start with Kirchhoff's voltage rule, that is KVL. It is second rule of Kirchhoff's. It states that the algebraic sum of change in potential around the closed loop involving resistors and cells in a loop is zero. That is, in mathematical form, we can write it as summation. This is the symbol for sum. Sum of change in potentials is equal to 0. Now try to understand this statement. It states that the algebraic sum of change in potential around the closed loop. हमने बेटा कोई भी closed loop ले ली. Closed loop का मतलब मान लो A पॉइंट से चले, A से F, F से E, E to B and then we return to A. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्लोज्ड लूप है, यानी हमने जहां से चलना शुरू किया वापस पाथ फॉलो करके हम उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो हम उसको एक क्लोज्ड लूप बोलते हैं. तो किरचॉफ का वोल्टेज रूल हमें क्या कहता है कि जितना भी चेंज इन पोटेंशियल, मान लो हमने यही वाला लूप कंसीडर कर लिया, तो इस लूप में जितना चेंज इन पोटेंशियल इस आर्म में है, जितना चेंज इन पोटेंशियल इस आर्म में है, जितना चेंज इन पोटेंशियल इस आर्म में है, प्लस जितना चेंज इन पोटेंशियल इस आर्म में है, इन सब चेंज इन पोटेंशियल्स का सम क्या होगा, 0. हम कोई भी क्लोज्ड लूप ले सकते हैं, जैसे हमने ए एफ ई बी ए क्लोज्ड लूप ले लिया, ऐसे ही हम बी ई डी सी बी क्लोज्ड लूप भी ले सकते हैं. सिमिलरली वी कैन टेक ए एफ डी सी ए, कोई भी हम क्लोज लूप प्रेफर कर सकते हैं. और किसी भी क्लोज लूप के अंदर अगर हम चेंज इन पोटेंशियल्स का सम निकालेंगे देन इट विल बी कम्स आउट टू बी 0. अब बेटा इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, हमने दो सेल्स ले रखे हैं, एक E1 और एक E2. 3 रेजिस्टर्स लिए हैं, R1, R2 एंड R3. E1 सेल से जो करंट बाहर आ रहा है दैट इज I1. E2 सेल से जो करंट बाहर आ रहा है दैट इज I2. इस पॉइंट के ऊपर करंट रीयूनाइट कर रहे हैं, ऊपर से I1 करंट आ रहा है, नीचे से I2 करंट आ रहा है. पॉइंट बी पे दोनों करंट जुड़ जाते हैं और हमें I3 करंट मिलता है. I3 करंट यहाँ R2 रेजिस्टर में से यहाँ तक फ्लो करता है. अब I3 में से I1 वाला पार्ट फिर ऊपर और जो बचा हुआ पार्ट था यानी I2 वो इस तरीके से नीचे आ जाता है. अब देखो हमने ये पाथ कंसिडर किया, पाथ A B E F A. पाथ A B E F A हमने ये क्लोज्ड लूप ले लिया, A B E F A. अब चेंज इन पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, पोटेंशियल कहाँ से मिलता है, या तो हमारे पास सर्किट के अंदर कोई सेल हो, या तो हमारे पास सेल हो तो हम वहां से पोटेंशियल ले लेंगे, या हमारे पास सर्किट में रेजिस्टर लगा हो तो हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR. हम वहां से चेंज इन पोटेंशियल ले लेंगे. तो पोटेंशियल के लिए हम सर्किट के अंदर दो ही चीजें ढूंढते हैं, या तो वहां पे कोई सेल लगा हो या वहां पे कोई रेजिस्टर लगा हो. इन दो चीजों का हमें वहां पे ध्यान देना होता है. सबसे पहले जब हमने ये पाथ कंसिडर किया A B E F A, यानी A B E F A, तो इस पाथ में सबसे पहले हम A से B की तरफ जा रहे हैं. जब हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो मैंने आपको अभी बताया कि हमें दो चीजें देखनी होती हैं, या तो सेल हो या रेजिस्टर हो. A से B की तरफ जाते हुए इस आर्म में, A से B करंट आर्म के अंदर ना तो हमारे पास कोई सेल है ना ही कोई रेजिस्टर है, तो इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. अब हमें B से E डायरेक्शन में मूव करना है. वी हैव टू मूव फ्रॉम B टू E. इस आर्म के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कोई सेल नहीं है लेकिन रेजिस्टर है, तो हम चेंज इन पोटेंशियल ओम्स लॉ यूज करके निकालेंगे, V इज इक्वल टू IR. यहाँ पे I यानी करंट कितना है I3 और R रेजिस्टेंस कितना है R2. तो हमने ले लिया I3 R2.
I3R2 के सामने बेटा हमने प्लस का साइन लगाया, तो हमने प्लस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि A से B जा रहे थे, फिर हम B से E जा रहे हैं. We are going from B to E and the current is also going in the same direction. Current is also going from B to E. That's why we have taken the sign as positive here. अब E तक इस आर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, इस आर्म के लिए हमने कुछ नहीं लिखा. B से E के लिए हमारे पास रेजिस्टर था, तो हमने करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके I3R2 लिख दिया. हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है. दैट्स वाई वी हैव टेकन साइन एज पॉजिटिव. नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम E to F. E to F. In arm EF there is no cell, there is no resistor. तो इस सेल का कोई भी कंट्रीब्यूशन इस आर्म के लिए हमें कुछ भी नहीं लिखना. अब वी हैव टू मूव फ्रॉम F to A. F से A की तरफ जाते हुए हमारे पास दोनों चीजें हैं, रेजिस्टर भी है एज वेल एज सेल भी है. अब जब हम F से A की तरफ जाते हैं बेटा, हम भी इधर जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो साइन क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव. हमने साइन यहाँ पे ले लिया पॉजिटिव. वोल्टेज कितनी है? करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी I1 इंटू R1, तो हमने लिख दिया I1 इंटू R1. अब इस तरफ जाते हुए हमारे पास सेल का कौन सा टर्मिनल आया? ये शॉर्टर साइन कौन सा टर्मिनल होता है? नेगेटिव. लॉन्गर वर्टिकल लाइन किसको शो करती है? पॉजिटिव टर्मिनल को. तो जब हम इधर से जा रहे हैं तो पहले हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, इसलिए हम साइन लेंगे माइनस. और EMF हमारे पास कितनी है? E1, तो हमने E1 लिख दिया माइनस E1, क्योंकि हम इधर से जा रहे थे तो हमारे पास पहले नेगेटिव साइन आ रहा था, इसलिए हमने क्या ले लिया? माइनस E1. वापिस A पे पहुंच गए तो हमने ले लिया इज इक्वल टू 0. E1 की वैल्यू निकालनी है तो आप E1 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, E1 पॉजिटिव हो जाएगा. हमारे पास ये E1 आ गया करंट और रेजिस्टर्स की टर्म्स में. फिर हमने दूसरा पाथ कंसीडर किया BCDEB. BCDEB क्लोज्ड लूप ले लिया दोबारा से हमने. अब हम B से C की तरफ जा रहे हैं. करंट की डायरेक्शन चाहे अपोजिट है, लेकिन हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें दो चीजें देखनी होती हैं, या तो सेल या रेजिस्टर. अगर सेल या रेजिस्टर दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो उस केस में हम उस आर्म के लिए कुछ भी नहीं लिखते. अब हम इधर जा रहे हैं, बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ रहा है? पॉजिटिव पहले आ रहा है, तो हम लिखेंगे प्लस E2. हमने क्या लिखा? प्लस E2. लेकिन करंट क्या कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. करंट क्या कर रहा है? हम तो इधर से जा रहे हैं C से D की तरफ, लेकिन करंट आ रहा है D से C की तरफ, तो हम साइन क्या लेंगे? नेगेटिव. और आपने ओम्स लॉ लगाया, करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी I2 इंटू R3, तो हमने लिख दिया I2 इंटू R3. सेल का पॉजिटिव नेगेटिव हमें कैसे देखना है बेटा? कि हम जहां से हम मूव करके जा रहे हैं, हम जैसे हम यहां से इधर आ रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन एक करंट की डायरेक्शन हम ओम्स लॉ लगाते टाइम यूज करेंगे. यानी जब हम करंट और रेजिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं उस टाइम हम करंट की डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं. जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो जब हम E2 लिखेंगे तो हम E2 को पॉजिटिव करके लिखेंगे, यानी हमने प्लस E2 लिखा. लेकिन ऐसे जाने पे करंट की डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट थी, तो साइन हम नेगेटिव कब लेते हैं? जब हम ओम्स लॉ लगाते हैं, उस टाइम हम इस साइन का ध्यान रखते हैं. तो I2 इंटू R3 हमने यहाँ पे कर दिया. अब हम जा रहे हैं DEB. D से E की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ना तो यहाँ पे सेल है और ना ही कोई रेजिस्टेंस है, तो हमें इसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं करना. फाइनली E2B. E से B की तरफ जाते हुए हम इधर जा रहे हैं E से B की तरफ, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. हम तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमने साइन नेगेटिव ले लेना है. फिर ओम्स लॉ लगा दो, करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी I3 इंटू R2 लिख दिया हमने, I3 इंटू R2. वापिस हम इसी पॉइंट पे पहुंच गए तो इज इक्वल टू 0. अब E2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, इसको भी राइट हैंड साइड में ले जाओ. ये हमारे पास E2 की वैल्यू आ गई. अब हम पाथ फिर से क्लोज्ड लूप क्लोज्ड पाथ हम कंसीडर करते हैं. हमने कौन सा पाथ कंसीडर किया? ACDFA. ACDFA. While going from A to C, A से C की तरफ जाते टाइम ना तो हमारे पास कोई सेल है और ना ही कोई रेजिस्टेंस है, तो इस आर्म का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. नाउ while moving from C to D, we have to take positive sign. हम पहले पॉजिटिव टर्मिनल हमें मिल रहा है सेल का, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस E2.
After then, as we are going from C to D and the current is moving from D to C, हम C से D की डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, D से C की तरफ आ रहा है, तो साइन विल बी टेकन एज नेगेटिव. अप्लाइंग Ohm's law, we get I2 into R3, I2 into R3. Now पाथ DF, इस पाथ के अंदर ना कोई करंट, ना तो हमारे पास कोई सेल है और ना ही हमारे पास कोई रेजिस्टर है, तो इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. फाइनली लास्ट आर्म हमारे पास है FA. F से A की तरफ जाते टाइम हमारे पास सेल का नेगेटिव आ रहा है, तो -E1, हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, तो +I1R1. दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी. सेल के लिए हमने ले लिया -E1 और हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, तो साइन हमने लिया पॉजिटिव और Ohm's लॉ हमने लगा दिया I1R1. पूरा पाथ फॉलो करके हम वापस ए पॉइंट पे आ गए, तो हमने =0 लिख लिया. ये हमने 3 इक्वेशंस बना ली इस सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हुए. अगर हम जंक्शन बी पे चाहें, एट जंक्शन बी, तो हम यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ KCL भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया था. I1 करंट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट बी, I2 इज मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट बी. I1 और I2 बी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं और I3 इसमें से बाहर जा रहा है, तो हम बाहर जाते हुए आउटगोइंग करंट को क्या लेते हैं, नेगेटिव. तो एक इक्वेशन बेटा यहां से KCL अप्लाई करते हुए हमारे पास ये भी बन जाती है. एग्जाम में 3 मार्क्स में कोई भी इस तरीके का सर्किट आपको दे दिया जाता है और 3 इक्वेशंस बनाने के लिए कहा जाता है, तो उस केस में हम इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं. 3 इक्वेशन ये बनाई, एक बल्कि आपको एडिशनली KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ यूज करते हुए आपको ये इक्वेशन भी बनाना सिखा दिया. अब बेटा इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास ये सर्किट दे रखा है और ये कहते हैं कि इस सर्किट के अंदर I1, I2, I3 इन तीनों की वैल्यूज डिटरमाइन करो. सेल्स की वैल्यू दे रखी है, EMFs दे रखी है हमें सेल्स की, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे रखी है. इन्होंने हमें क्या कहा, I1, I2, I3 यानी 3 अननोन्स हैं, तो 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी. कई बार न्यूमेरिकल एग्जाम में सिर्फ इक्वेशन निकालने तक आ जाता है 3 मार्क्स में कि 3 इक्वेशंस बनाओ. अगर एग्जाम में 3 इक्वेशंस आप पूछिए तो आप सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देना, फुल मार्क्स मिलेंगे. अगर न्यूमेरिकल में बोल रखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3, तो उस केस में आपको इक्वेशंस बना के इनको सॉल्व भी करना होगा. जैसे आप जूनियर क्लासेस में A, B, C 3 अननोन की वैल्यू निकालते थे, उसी अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व भी करना है. तो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया है बेटा. एक बार इस न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करने की आप कोशिश करना, उसके बाद में आप ये आगे वीडियो देखना. इस वीडियो में वैसे हमने आगे क्या किया हुआ है, ABEFA ये पाथ लिया, ABEFA. इस आर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. अब हम इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव साइन पहले आ रहा है और EMF कितनी है 1 वोल्ट, तो पॉजिटिव पहले आ रहा है तो प्लस का साइन लिया, और EMF कितनी है 1, तो हमने 1 लिख दी. हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, तो हमने साइन लिया पॉजिटिव. फिर Ohm's लॉ अप्लाई करने के लिए हम करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी I2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये 4I2 आ गया. फिर हम ऊपर जा रहे हैं, अगेन इस आर्म में ना ही कोई सेल है ना ही कोई रेजिस्टर है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. अब हम इधर जा रहे हैं लेकिन करंट अपोजिट आ रहा है, करंट अपोजिट आ रहा है और हम इधर जा रहे हैं, तो हमने साइन ले लिया नेगेटिव. फिर वोल्टेज इंटू करंट, करंट हमारे पास यहाँ पे V = IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट हमारे पास I1 है और रेजिस्टर हमारे पास 4 है, तो हमने 4 को I1 से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर हमारे पास इधर जाते टाइम नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो हमने लिख लिया -2. दोबारा से हम A पॉइंट पर पहुंच गए, तो =0. +1 -2 इट बिकम -1. इसको आप राइट हैंड साइड में ले गए, आपके पास ये इक्वेशन बन गई. फिर हमने ये पाथ लिया BCDEB. इस पाथ के अंदर जब हम B से E जा रहे हैं, ना ही कोई सेल है ना ही कोई रेजिस्टेंस है. इधर जाते वक्त पॉजिटिव टर्मिनल पहले और EMF है 4, तो हमने लिख दिया +4. हम इधर जा रहे हैं लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो साइन हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव. फिर करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, यानी 4I3, तो हमारे पास आ गया 4I3. ऊपर जा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी सेल नहीं है, कोई भी रेजिस्टर नहीं है, इस आर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं लेकिन करंट हमारी तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमें लिखना लगाना पड़ेगा साइन नेगेटिव, और करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी हमने लिख दिया -4R2.
फिर इधर जाते टाइम बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है तो हमने लिख दिया -1 और वापस बी पॉइंट पे पहुंच गए तो इज इक्वल टू 0। +4 -1 इट बिकम्स +3, इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर केसीएल हमने पॉइंट बी पे अप्लाई कर दिया। पॉइंट बी पे अप्लाई करने के लिए इसमें से करंट बाहर जा रहा है, I1 बाहर जा रहा है तो हमने साइन लिया -I1। I3 अंदर आ रहा है तो हमने ले लिया +I3। I2 बाहर जा रहा है तो हमने ले लिया -I2 और इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई। अगर सिर्फ इक्वेशन डिटरमाइन करनी है तो हम इसको यहां तक छोड़ सकते हैं। अगर हमें I1, I2, I3 तीनों की वैल्यूज डिटरमाइन करनी है तो उस केस में हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे ये इक्वेशन I2 और I3 में है तो हम कोशिश करेंगे ये इक्वेशन भी I2 और I3 में आ जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से I1 को हटाना पड़ेगा। I1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लो। I1 को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो आपके पास इधर ये बचेगा, यानी ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। अब I1 को आप यहाँ पुट कर देना। I1 को जब आप रिप्लेस कर दोगे -I2 + I3 से तो उस केस में ये इक्वेशन भी I2 और I3 में बन जाएगी, ये इक्वेशन भी I2 I3 में है। यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। फिर सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, जो आपने जूनियर क्लासेस में किया है। ये देखो इस तरीके से फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में सिंपल मैथमेटिक्स है। ये सॉल्व करने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। आई विल एक्सप्लेन द होल न्यूमेरिकल अगेन। ये देख लो, इस तरीके से आपके पास I2 will come out to be 1/3 ampere, I1 will come out to be 1/12 ampere and I3 will come out to be 5/12 ampere. ये सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, यू कैन सॉल्व दिस। ओके, थैंक यू।